19वीं सदी का यूरोप कैसा दिखता था? आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। जरा सोचिए एक ऐसे नक्शे के बारे में जो दर्जनों छोटे-छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बिखरा हुआ था। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे इस बिखरी हुई पहेली से दो ताकतवर राष्ट्रों का जन्म हुआ, जर्मनी और इटली। और यह सिर्फ नक्शे बदलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो विचारों और तलवारों के टकराव की एक जबरदस्त कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या ये साझा आदर्शों और सपनों से बनता है, या फिर इसे युद्ध की आग में तपाकर गढ़ा जाता है? यही सवाल आज के हमारी पूरी कहानी के केंद्र में है। देखिए, 19वीं सदी के बीच की बात है। उस वक्त अगर कोई जर्मनी या इटली का नाम लेता तो लोग शायद अजीब नजरों से देखते, क्योंकि ये देश थे ही नहीं, ये तो बस जियोग्राफिकल टर्म्स थे। ये पूरा इलाका कई छोटे बड़े राज्यों, रजवाड़ों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। हाँ, 1848 में क्रांतियों की एक लहर जरूर आई थी, लेकिन वो नाकाम रही और इन सबको एक करने का सपना वो तो लगभग टूट ही चुका था। लेकिन इस पूरे बदलाव के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया काम कर रहा था, राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म। मतलब इसका सीधा सा था कि एक जैसी भाषा, संस्कृति और इतिहास वाले लोगों का अपना एक आज़ाद देश होना चाहिए। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे यूरोप में बदलाव की आग लगा दी। तो चलिए सबसे पहले जर्मनी की कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसकी नींव भाषणों या आदर्शों पर नहीं बल्कि लोहे और खून से रखी गई थी। देखिए, जितने भी जर्मन भाषी राज्य थे, उनमें प्रशिया सबसे ताकतवर था। उसकी सेना बहुत बड़ी और डिसिप्लिन थी, और प्रशिया ने ही ये बीड़ा उठाया कि वो जर्मन राज्यों को अपनी ताकत के दम पर एक करेगा। और उनकी रणनीति देखिए, कमाल की थी। प्रशिया ने सिर्फ 7 सालों के अंदर 3 बड़े और निर्णायक युद्ध लड़े। 1864 में डेनमार्क के साथ, फिर 1866 में ऑस्ट्रिया के साथ, और आखिर में 1870-71 में फ्रांस के साथ। हर एक जीत जर्मनी को एक होने के एक कदम और करीब ला रही थी। तो इस पूरी शतरंज की बिसात का मास्टरमाइंड कौन था? सिर्फ एक आदमी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, प्रशिया का मुख्यमंत्री, जो अपनी चालाकी और दूर की सोच के लिए मशहूर था। बिस्मार्क को ना बहसों और भाषणों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि इतिहास ताकत से लिखा जाता है। जैसा कि उसने खुद कहा था, आज के बड़े सवाल भाषणों और बहुमत के फैसलों से तय नहीं होंगे, बल्कि लोहे और खून से होंगे। उसकी इसी सोच को रियल पॉलिटिक कहा गया। मतलब आदर्शों को साइड में रखो और सिर्फ प्रैक्टिकल और ताकतवर कदमों से अपना लक्ष्य हासिल करो। और फिर वो साल आया, 1871। फ्रांस को हराने के बाद वर्साई के मशहूर शीश महल में प्रशिया के राजा विलियम प्रथम को एक संयुक्त जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। एक नए ताकतवर राष्ट्र का जन्म हो चुका था। लेकिन यह एकीकरण सिर्फ नक्शे पर नहीं हुआ। जर्मनी ने बहुत तेजी से खुद को मॉडर्नाइज किया। एक नई जर्मन करेंसी लाई गई, एक यूनिफाइड बैंकिंग सिस्टम बनाया गया और एक मॉडर्न कानूनी और न्यायिक व्यवस्था लागू की गई। देखते ही देखते जर्मनी अब यूरोप का एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन गया था। तो जर्मनी की कहानी थी ताकत और रणनीति की। चलिए अब चलते हैं इटली की ओर, जहां एकीकरण की कहानी आदर्शों, कूटनीति और जुनून से भरी एक क्रांति से लिखी गई। जर्मनी की तरह ही इटली भी कई छोटे छोटे राज्यों का एक पैचवर्क था। इनमें से कई पर तो ऑस्ट्रिया और पोप का विदेशी शासन था। मतलब एकता एक बहुत दूर का सपना लगता था। लेकिन इस सपने को सच किया 3 लोगों ने मिलकर। ग्यूसेप मैज़नी, जिन्हें इस आंदोलन की आत्मा कहा जाता है, काउंट कैवूर, जो इसके दिमाग थे, और ग्यूसेप गैरिबाल्डी, जो इसकी तलवार बने। और यहां देखिए कि एकता के रास्ते कितने अलग अलग थे। एक तरफ थे कैवूर, जिन्होंने फ्रांस के साथ कूटनीतिक संधियां की और उत्तरी इटली को जोड़ा। वहीं दूसरी तरफ थे गैरिबाल्डी, जिन्होंने अपनी रेड शर्ट सेना के साथ दक्षिणी इटली में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन को लीड किया। मतलब 2 बिल्कुल अलग रास्ते, लेकिन मंजिल एक ही थी। और फिर 1861 तक किंगडम ऑफ इटली की घोषणा हो चुकी थी और विक्टर इमैनुअल II को इसका राजा बनाया गया। और आखिरकार 1870 में रोम भी इटली का हिस्सा बन गया और इस तरह एकीकरण का काम पूरा हुआ। तो हमने देखा कि जर्मनी और इटली 19वीं सदी में युद्ध और क्रांति से बने। लेकिन क्या एक देश को बनाने का यही एक तरीका है? बिल्कुल नहीं। चलिए एक बिल्कुल अलग कहानी देखते हैं, ब्रिटेन की, जिसका बनना सदियों की एक बहुत धीमी प्रक्रिया का नतीजा था। यहां फर्क समझने वाला है। जर्मनी और इटली में एक राष्ट्र की भावना पहले से मौजूद थी, जिसके लिए एक राज्य यानी देश बनाने का संघर्ष हुआ।
लेकिन ब्रिटेन में कहानी उल्टी थी। वहां पहले एक राज्य बनाया गया और फिर धीरे धीरे एक राष्ट्रीय पहचान गढ़ी गई। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया थी, 19वीं सदी की कोई तेज क्रांति नहीं। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का बनना सदियों में फैला हुआ था। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन के तहत इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाया गया। फिर 1801 में आयरलैंड को जबरदस्ती शामिल किया गया और इस पूरी प्रक्रिया में इंग्लिश कल्चर को बढ़ावा दिया गया और दूसरी पहचानों जैसे स्कॉटिश और आयरिश को दबाया गया। तो इन सब युद्धों, क्रांतियों और संधियों का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये था कि यूरोप का नक्शा और उसकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। चलिए एक बार फिर याद करते हैं कि हमने शुरू कहां से किया था। 1848 से पहले का यूरोप, जो साम्राज्यों और रजवाड़ों का एक महाद्वीप था। और अब देखिए ये 1871 के बाद का यूरोप, साम्राज्यों की जगह अब ताकतवर नेशन स्टेट्स ने ले ली थी। और इस नई दुनिया में जर्मनी और इटली दो सबसे बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे थे। तो राष्ट्रवाद ने राष्ट्रों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन इसने और क्या बनाया? क्या इसने नई दुश्मनी और नए संघर्षों को भी जन्म दिया? वो संघर्ष जो आगे चलकर पहले विश्व युद्ध की वजह बने? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।